क्या माहौल है इन मुज़ाकरात के हवाले से? अमेरिकन जंगों में इंटरेस्टेड नहीं है और ये जंग भी बहुत अनपॉपुलर है इन अमेरिका। जो जंग का गुब्बारा है उसमें से हवा निकल चुकी है। इंडियन लॉबी आजकल क्या कर रही है? ग्रेटर इजराइल वाले और अखंड भारत वाले दोनों पका रहे हैं। जायनस लॉबी अपने भाईजान मोदी को असला भी देना शुरू कर दिया। दुनिया में हर कैपिटल में पाकिस्तान का जिक्र, दुनिया के हर टीवी चैनल पर पाकिस्तान का जिक्र। अफरीदी ने आज थोड़ी सी पाकिस्तान की तारीफ की है तो उसके कपड़े उतार के इन्होंने रख दिए हैं। ट्रम्प की रेटिंग्स बहुत लो हैं। सीज फायर या पीस पैक्ट ट्रम्प की रेटिंग्स को वापस ऊपर लाएगा या नहीं? इन्होंने भरपूर कोशिश की कि ये जीसीसी कंट्रीज इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया एक दूसरे के दस्तों के रेबान हो। दुनिया में सबसे ज्यादा काबिल नफरत शख्स जो है वो बीबी नेतन्याहू है। सारी दुनिया के सामने आ गया था कि रशिया चाइना खुल के सामने आ गया। इससे आगे जाते तो फिर मजीद खतरात होते। फील्ड मार्शल साहब ने यह किया है कि सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज को इस जंग में रिटेलिएट करने से रोके रखा है। अमेरिका में आगे मिड टर्म इंतखाबात है तो नवंबर तक तो दोबारा जंग नहीं हो सकती। अब जंगें जो हैं वो अमेरिका के बैकयार्ड पे आ जाएंगी। अमेरिका ने जो अगले दिन अपना पायलट इराक से उठाया है, एक नई चीज उन्होंने वहां पे ट्राई की है। उस पायलट की हार्ट रेट से उसको ट्रेस किया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुजम्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुजम्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के वफूद पहुंच गए हैं। मुज़ाकरात का आगाज़ है। मैंने साजिद तारर साहब को वाशिंगटन में गिरफ्तार कर लिया है कि मैं इनसे जान सकूं कि वाशिंगटन में क्या माहौल है इन मुज़ाकरात के हवाले से। रिपब्लिकन पार्टी इन मुज़ाकरात को कैसे देख रही है? कैपिटल हिल में क्या सेंस है इन मुज़ाकरात के हवाले से? जॉइनस लॉबी कैसे देख रही है? इंडियन लॉबी कैसे देख रही है? तो बहुत सारे सवाल थे वाशिंगटन के हवाले से मेरे ज़हन में, तो मैंने साजिद तारिक साहब को गिरफ्तार किया है। अस्सलाम वालेकुम साजिद तारिक साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच मुजम्मल भाई, थैंक यू। साजिद सर तारिक इस साहब, वक्त जी जी क्या माहौल है वाशिंगटन में इन मुज़ाकरात को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं अर्ज करना चाहूंगा कि अमेरिका जो है वो इराक, लिबिया और अफगानिस्तान के बाद जंगों से बेजार था। और डोनाल्ड ट्रंप साहब को इलेक्ट करना एक इसकी एक रीजन ये भी थी कि वो ड्यूरिंग अपनी कंपेन मुसलसल एंटी वार और अपने पहले उनके टर्म के अंदर एक भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो अमेरिकन जंगों में इंटरेस्टेड नहीं है और ये जंग भी बहुत अनपॉपुलर है इन अमेरिका। बल्कि मुसलसल इस वक्त क्वेश्चन है कि लोग अक्सर पूछते हैं इजराइल फर्स्ट या अमेरिका फर्स्ट। और मुसलसल ये सवाल किया जाता है कि इजराइल की जंग है या अमेरिका की जंग है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या होगी। दूसरा, महंगाई एक नंबर वन इशू था और इस जंग ने उसको मजीद तकवीत दी पेट्रोल की प्राइसें बढ़ा के। अब सिचुएशन ये है कि दुनिया ने, अमेरिका ने, एवरेज अमेरिकन ने या रिपब्लिकन ने सूखा सांस लिया है कि किसी न किसी तरीके पर टेबल पर बैठे हैं और इसका कोई हल निकलेगा। और मैं खासकर आपके देखने वालों को, बिलखसूस पाकिस्तानी को जहां जहां आबाद है, मुबारक देना चाहूंगा कि 11 महीने, अभी मई के अंदर एक महीना बाकी है, 11 महीने में दूसरा मास्टर स्ट्रोक है हमारे फील्ड मार्शल साहब का और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का। अस्करी और सियासी जो इस वक्त टीम है हमारी, मैं इतना खुश था कल, आप सोच नहीं सकते मुजम्मल भाई, कि दुनिया में हर कैपिटल में पाकिस्तान का जिक्र, दुनिया के हर टीवी चैनल पर पाकिस्तान का जिक्र, दुनिया का हर एंकर, हर बाशऊर आदमी शुक्रगुजार था कि पाकिस्तान ने अच्छा, ये रोल अदा किया। अमेरिकन अमेरिकन मीडिया अक्सर एंटी पाकिस्तान रहा है और हमें गिला रहा है कि अमेरिकन मीडिया कैसा देख रहा है पाकिस्तान को इस वक्त। वेरी पॉजिटिवली, वेरी पॉजिटिवली। अमेरिकन मीडिया, दर हकीकत जो एक पिक्चर ड्रा की गई थी यहां से चंद बीमार डॉक्टरों ने ये एक पिक्चर ड्रा कर रखी थी कि पता नहीं पाकिस्तान में क्या जुल्म सितम हो रहा है एक शख्स के ऊपर जेल के अंदर। हालांकि ऐसी बात नहीं थी। और आज मैं समझता हूं कि ये चंद पाकिस्तान के जो बिगड़े बच्चे यहां बैठे हैं, मुसलसल फिफ्थ जनरेशन वार कर रहे हैं, इस वक्त कोयलों पे पड़े हैं। इस वक्त धुएं उठ रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि कौन सी दीवारों में टकरे मारे।
लेकिन उस वक्त भी हालात ठीक थे, और बल्कि बिलखसूस दो चार कांग्रेसमैन थे जिन्होंने उल्टी सीधी ट्वीट्स की थी। मेरे ख्याल में वो इररेलीवेंट्स थे, मैं मुसलसल कहता रहा था उस वक्त भी कि वो अब 85-85 साल के कांग्रेसमैन हैं। उनको ये डॉक्टर 100-100 डॉलर डाल के 1000-2000 दे के ट्वीट करा लेते हैं, इससे ज्यादा उसका कोई इम्पैक्ट नहीं था। मैं मुसलसल ये बताता रहा था पाकिस्तान की मुक्तदरा और पाकिस्तान के हलकों में कि दीज आर वेरी अनपॉपुलर कांग्रेसमैन, इररेलीवेंट, और इनके इनकी इनकी ट्वीट्स का या किसी टूटे फूटे ये जो रेजोल्यूशन लाते हैं कोई अहमियत नहीं है उनकी। लेकिन आज मैं समझता हूं, देखें, जो ट्रम्प की टीम है रिपब्लिकन पार्टी की, उसमें क्या फील है? वो मुआहदा चाहते हैं या वो मुआहदा नहीं चाहते हैं? मतलब मार्को रूबियो की लोग बात करते हैं कि वो प्रो वॉर थे, और भी जो बहुत सारे लोगों की कहते हैं ट्रम्प की टीम में प्रो वॉर काफी लोग थे जो बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे थे। उनकी अब क्या सोच है? अब वो भी जंग खत्म करना चाहते हैं या वो अभी भी प्रो वॉर है? नहीं, इस वक्त मेरे ख्याल में जो जंग का गुब्बारा है उसमें से हवा निकल चुकी है। वो मैं इस तरीके से अर्ज करना चाहूंगा कि एक तो मिड टर्म इलेक्शन जो है वो करीब आता जा रहा है। दूसरा, 14 मई डेट है हमारे प्रेसिडेंट ट्रंप की चाइना के दौरे की। और तीसरी बात मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि आज स्टेट ऑफ हरमूज, मैं अर्ज करना चाहूंगा दर हकीकत इस जंग में से हमने क्या हासिल किया, क्या लूज किया, उसकी बेस पे डार्ट्स को मिलाने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका को जंग आगे जारी रखनी चाहिए या नहीं। इनके ऑब्जेक्टिव ये हासिल नहीं कर पाए। पहला ऑब्जेक्टिव था रजीम चेंज की, रजीम चेंज नहीं हुई। दूसरा ऑब्जेक्टिव था कुर्दों को यहां लड़ाया जाए, वो जंग इनकी लड़े, उन्होंने भी नहीं लड़ी। फिर इन्होंने भरपूर कोशिश की कि ये जीसीसी कंट्रीज इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया एक दूसरे के दस्तों के रेबान हो, वो भी नहीं कर पाए। फिर इनका एक अभी तक क्लेम करते थे कि हमने इनकी यूरेनियम जो इनरिचमेंट है उसका प्रोसेस रोक दिया, उसमें भी नाकाम है। और उसके बाद ये समझते थे कि पहले 2 दिन के अंदर जो जो बीबी नेतन्याहू ने बताया था कि 2 दिन के अंदर अंदर रजीम चेंज होगी, सड़कों पे लोग आ जाएंगे, रजा शाह पहलवी अगला जाके किंग बनेगा और जाते ही इसराइल को रिकॉग्नाइज करेगा, हम तेहरान में एम्बेसी खोलेंगे, और उसके बाद हरमूज आबना हरमूज पे इसराइल का कंट्रोल होगा, और आगे फिर लुटे लुटाने। लेकिन वो चीजें आज भी 38 दिन तक ईरान की कौम को सलाम है जिन्होंने इतनी बड़ी जंग लड़ी, 3.5 लाख प्रॉपर्टियां गिरा के आज भी वो खड़े हैं। और फिर उसके बाद मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट दूंगा, आखिर में तो सारी दुनिया के सामने आ गया था कि रशिया चाइना खुल के सामने आ गया था। बहरीन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रेजोल्यूशन में जो उन्होंने वीटो किया, तो जो जो शुबहात थे वो सारे दूर हो गए। उसके बाद अमेरिका वॉज कंपेल्ड टू कम टू द टेबल। इससे आगे जाते तो फिर मजीद खतरात होते, क्योंकि अभी तक भी ईरान, बल्कि खासकर मैं एक और बात बताना चाहूंगा, नॉर्थ कोरिया के मिसाइल भी आ चुके थे, रशिया के मिसाइल मुसलसल आ रहे थे ईरान के अंदर। और चाइना भी अपने जो माइक्रो चिप्स हैं उनके साथ मदद कर रहा था, और रशिया मुसलसल जो बैकडोर जो वो अपने इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा था, उसकी वजह से वो बड़े कामयाब ऑपरेशन कर रहा था ईरान। तो दर हकीकत इस वक्त 38 दिन ईरान के गुजरने और ऑब्जेक्टिव हासिल ना करना, तभी तो 15 पॉइंट है। अगर ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिए जाते तो पॉइंट 5-6 होने चाहिए थे, लेकिन 15 ऑब्जेक्टिव है अमेरिका की तरफ से, 15 सवाल है, 15 कंडीशंस है। इसी वजह से क्योंकि ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हुए। और दर हकीकत जायनिस्ट इस लॉबी क्या देख रही है कैपिटल हिल जायनस में? देखें, जायनस लॉबी जो है वो नाउमीद है। जो मैं एक नई चीज आज मुजम्मल भाई आपके सामने रखना चाहूंगा जो वो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, जायनस लॉबी अपने भाईजान मोदी को असला भी देना शुरू कर दिया, उन्होंने प्रोग्राम बना रहे हैं, और वो चाहेंगे कि पाकिस्तान पे प्रेशर डाला जाए तालिबान के जरिए और ईस्टर्न बॉर्डर के जरिए, ताकि पाकिस्तान का जो फोकस टुवर्ड्स ईरान सऊदी अरेबिया है उसको कमजोर किया जाए। ये साजिश पहले ही ग्रेटर इजराइल वाले और अखंड भारत वाले दोनों पका रहे हैं, और 2 लोग उनके हाथों चढ़े हैं। 2 लोग, दोनों बेवकूफ बन रहे हैं। एक ये तालिबान है, चले वो तो डॉलर बनाते हैं खुल खुला के, उनका तो कारोबार है दहशत गर्दी। और दूसरे जो आपने बच्चे, आपकी ये जो कई पीटीआई की जजियों ने जो भेज दिए बाहर, वो इस वक्त जो 5th जनरेशन वार कर रहे हैं, 5-6 बंदे हैं उनके,
वो इस वक्त पेट स्यापा कर रहे हैं, उनको कोई समझ नहीं आ रही है वो कहाँ जाएं, कहाँ से स्टोरी शुरू करें, कहाँ खत्म करें। और ये पार्टी जिसके आप काबू आ चुके हैं, हालात ये है कि उनके आफरीदी ने आज थोड़ी सी पाकिस्तान की तारीफ की है तो उसके कपड़े उतार के इन्होंने रख दिए हैं। लेकिन इसमें मुजम्मल भाई किसी और का कसूर नहीं है, कसूर आपका अपना है। जब लंदन में हालात खराब थे तो अदालतें 24-24 घंटे खुली थी। 6 जनवरी के ऊपर 18-18 साल की सजाएं थी, लेकिन आपने इनको वहां पे दामाद बना के रखा है, स्पेशल स्टेटस है उनको, जो मर्जी करते एक हैं पहले दरदरा के। जरा वॉशिंगटन के हालात बताएं, ये इंडियन लॉबी आजकल क्या कर रही है, कैपिटल हिल की जो इंडियन लॉबी है, क्योंकि इंडियन और जॉइनस लॉबी एक ही समझी जाती है। जरा इंडियन लॉबी के हालात हमें बताएं। इंडियन लॉबी के हालात ये हैं कि डेस्परेटली सीकिंग अटेंशन, दुनिया एतबार नहीं कर रही है अब उन पे। इस वक्त अगर देखा जाए, मैं पहले भी बता चुका हूं मुजम्मल भाई, कई दफा जब आपके सितारे गर्दिश में हो तो ऊंट पे बैठे हुए भी आपको कुत्ता काट लेता है, तो उनको जिस मोड़ पे जाते हैं, इंडियन लॉबी को और विश्व गुरु को कुत्ता काट लेता है। बहुत बुरे हालात हैं। कोई लिफ्ट नहीं कराता इस वक्त, बल्कि आपने देखा होगा एंटी इंडियन मूवमेंट्स चल रही हैं यहां भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, यूरोप में भी। लोग अब बिल्कुल इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते। H1 वीजे बंद कर दिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने। और रीसेंट उन्होंने नई फार्मास्यूटिकल के ऊपर, आप खुद अंदाजा लगा लें उनके हालात क्या है वॉशिंगटन, फार्मास्यूटिकल के ऊपर टैक्स लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। जो बन के मैं हमेशा कहता था इंडिया दुनिया की फार्मेसी बन चुका है, लेकिन उसको रोक रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब। दे आर नॉट ऑन इन इन ऑन अ गुड साइड। और फिर दूसरा देखेंगे इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा काबिल नफरत शख्स जो है वो बीबी नेतन्याहू है, और विश्व गुरु उसको जंग से दो आप दिन पहले। वाशिंगटन में बैठ के ऐसे कहते हैं, आज जायनस लॉबी ने जनाब दे खिलाफ हो जाना है, उन्होंने वाशिंगटन च ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ मुजाहरे शुरू कर देने जायनस लॉबी ने। देखें दो चीजें, मैं दर हकीकत मुजम्मल भाई, सारे यहूदी, सारे जूश जो है वो गलत नहीं है, सिर्फ जायनिस्ट। और मैं बिल्कुल उनको सपोर्ट इसलिए नहीं कर सकता कि जो उन्होंने गाजा में किया है और जो उन्होंने ईरान में किया है, और बिलखसूस अमेरिकन टैक्स पेयर्स के खर्चे पे, हमारे खर्चे पे, वो हमारे बच्चों को, अमेरिकन बच्चों को ले जाके मरवा रहे हैं वो अपने मकसद में मिडल ईस्ट में। आई कैनॉट सपोर्ट देम, एंडोर्स देम, आई नो दैट दे आर वेरी डेंजरस पीपल, वेरी डेंजरस पीपल। लेकिन अल्टीमेटली हक की बात हक है, आपकी बिल्कुल बात ठीक है। अमेरिका, दर हकीकत अमेरिका को कंट्रोल वही करते हैं, चला रहे हैं। इस वक्त हर बड़ी कंपनी जो है ट्रम्प की रेटिंग्स बहुत लो हैं, सीज फायर या पीस पैक्ट ट्रम्प की रेटिंग्स को वापस ऊपर लाएगा या नहीं? लाएगा लाएगा, लेकिन दो चीजें देखें, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अगले दिन थोड़ा सा इसका अंदिया दिया है कि वो कहते हैं कि 8 जंगें मैंने रोकी थी, नवी भी मैं ही रोक रहा हूं, इसको जंग को रोकने का क्रेडिट भी वो खुद ही लेंगे। और फिर उसके बाद अभी कुछ टाइम बाकी है। अगर पेट्रोल प्राइसें नीचे आती हैं और वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, तो मेरे ख्याल में वो कोशिश करें, अपनी भरपूर कोशिश करेंगे डैमेज कंट्रोल करने के लिए। लेकिन मैं जो अगर ट्रेडिशन देखा जाए अमेरिकन पॉलिटिक्स का, तो सिटिंग ज्यादातर प्रेसिडेंट जो होता है वो इतना पॉपुलर नहीं होता मिड टर्म में, क्योंकि उसने टफ डिसीजन लिए होते हैं। तो और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब वैसे भी टर्म आउट हो रहे हैं। उसमें पहले भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जंग के बगैर भी कि शायद रिपब्लिकन ये मिड टर्म इलेक्शन लूज कर जाए। तो व्हाट डू यू सी ऑफ जेडी वैंस? देखें, जेडी वैंस को तो पहला इंटरनेशनल जो है कोई एरिना मिला है, कोई उन्हें इंटरनेशनली खुद को प्रूव करने का पहला मौका मिला है। वरना अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट तो बिहाइंड द स्क्रीन ही रहता है, उसका वो इतना कोई मेन स्ट्रीम में नहीं आता है। अब जेडी वैंस को तो पहला बड़ा मौका मिल गया है कि वो यहाँ से पीस पैक्ट करके खुद को पीस का लंबरदार बना के अमेरिका में शोकेस कर सकते हैं। आपको क्या लगता है जेडी वैंस की क्या तरजीहात होंगी? देखिए जेडी वैंस एक तो उनके बाद एक तो मैगा मूवमेंट में बड़ी पॉपुलर थे, मैगा बड़ा सपोर्ट करते थे। उनका अपना बैकग्राउंड जो था वो रूरल अमेरिका से था। फिर उन्होंने किताब हिल बिली लिखी, उसके मूवी बनी। तो उनको समझा जाता था कि वो रूरल अमेरिका जो कि रेड अमेरिका है उसके इश्यूज को समझते हैं। एक तो इसमें बिल्कुल ठीक। दूसरी बात यह करना चाहूंगा कि वो ईरान जंग के खिलाफ थे, और हर मेगा मूवमेंट का जो मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन फिलॉसफी इटसेल्फ इज एंटी वार। वो कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका के ऊपर तवज्जो दो, बजाय कि आप दुनिया के पुलिसमैन बनो। नंबर दो। नंबर तीसरी अर्ज ये करना चाहूंगा कहूंगा कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के बारे में गार्डियन ने एक आर्टिकल लिखा था
कि ये दर हकीकत इसराइल का, इसराइल दे आर लीनिंग टुवर्ड्स इसराइल। और आखिरी बात यह करना चाहूंगा, ईरान को बिल्कुल उन दोनों पे एतमाद नहीं था, और उन्होंने खुद इस चीज की रिक्वेस्ट की है कि जेडी वैंस, वी फील मोर कंफर्टेबल डीलिंग विद जेडी वैंस। और दूसरा, जेडी वैंस अमन की ट्रॉफी लेकर जाएंगे जो 2028 के इलेक्शन वो यूज करेंगे। नहीं, पर आपको लगता है कि स्टीव विटकॉफ और कुशनर जो हैं वो जेडी वैंस को पीस पैक्ट करने देंगे, क्योंकि ये समझा जाता है कि वो तो स्पॉयलर्स के तौर पे बीच में बैठे होंगे। नहीं, उनको देखें तो हकीकत ईरान जो फील कंफर्टेबल उनसे करता है बात करने को, और जैरेड कुशनर पहले ही टेंटेड हो चुके हैं, बिकॉज दोनों ज्यूइश हैं, दोनों लीनिंग टुवर्ड्स इसराइल, दोनों के रिलेशनशिप इस वक्त रजीम के साथ हैं, क्लियर हैं, उनके दौरे देख लें, उनकी फीलिंग्स देख लें, तो अल्टीमेटली उसमें जेडी वैंस इज द ओनली होप फॉर द पीस। और ईरान भी उसमें कंफर्टेबल समझता है, और इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी भी उनकी तरफ ज्यादा लीनिंग है, क्योंकि एक तो जैरेड कुशनर दामाद हैं प्रेसिडेंट के, और दूसरा स्टीव विटकॉफ भी उनका पुराना दोस्त है। तो मेरे ख्याल में मोस्ट ऑफ द अमेरिकन एंड ईरानियंस थिंक कि जेडी वैंस इज द मोस्ट न्यूट्रल पर्सन अमंग दिस टीम टू रिलाई ऑन और टू लिसन टू। आप ये कह सकते हैं कि इस्लामाबाद में अगर पीस पैक्ट होता है तो ये जेडी वैंस की प्रेसिडेंशियल कैंपेन का स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, मैं समझता हूँ स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है दर हकीकत। यहाँ पे देखें, डेमोक्रेट पार्टी भी काफी एक्टिव है, वो भी रैलियां कर रही है। लेकिन यहाँ पे मैं जो जो मैंने देखा है, मुजम्मल भाई, मैं जिंदगी में मैं मौजज़ात पे बिलीव करता हूँ। 10 मई भी एक मौजज़ा था, और मैं समझता हूँ जो परसों हुआ है, जंग चाहे जिधर जाए, लेफ्ट जाए, लेफ्ट जाए, राइट जाए, आपने जब इस चीज को इस्लामाबाद दोनों पार्टियों को बुला के टेबल पे बिठा के एक मिरेकल कर दिया है। और दूसरा सबसे बड़ा मिरेकल फील्ड मार्शल साहब ने यह किया है कि सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज को इस जंग में रिटेलिएट करने से रोके रखा है। वरना जो जायनिस्ट हैं वो कामयाब हो जाते, वो क्योंकि दे आर सो सीरियस अबाउट ग्रेटर इसराइल, और ग्रेटर इसराइल का उनका ख्वाब आसान हो जाता अगर गल्फ कंट्री एक दूसरे के साथ गुथम गुथा हो जाता। अब ये कहा जा रहा है कि ईरान जो है वो लेबनान में पीस के बगैर पीस के लिए तैयार नहीं है, और इसराइल और लेबनान की बराह रास्त बातचीत को शुरू होने के भी इम्कानात नजर आए हैं। आप कैसे देखते हैं कि लेबनान की वजह से पीस टॉक्स खराब हो जाएंगी, या ईरान अमेरिका पीस हो जाएगा, लेबनान बाद में देखा जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल में इस वक्त ईरान ने बड़ी सख्त पोजीशन ली थी। उन्होंने कहा था कि हमारा वफ्द वहां पहुंच जाएगा, लेकिन डायलॉग शुरू नहीं होगा जब तक सीज फायर ना हो। फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी भरपूर लॉबी की, और उन्हें यकीन दिलाया गया अमेरिका की तरफ से कि हम इसराइल को कंट्रोल करेंगे, यू स्टार्ट द डायलॉग। तो मेरे ख्याल में इस वक्त अमेरिका जो है वो अपना प्रेशर वो बना रहा है इसराइल के ऊपर कि इस चीज को कामयाब किया जाए। और दूसरा, मैं यहाँ पे अर्ज कर रहा हूँ, जो मैं इस वक्त मुख्तलिफ जरीदे पढ़ रहा हूँ, और वाशिंगटन डीसी में जो कई एनालिस्ट हैं, जब उनको सुन रहा हूँ, उनसे मिल रहा हूँ, तो सारे ये समझ रहे हैं कि दिस इज नॉट द एंड, ये जस्ट सीज फायर हुआ है, जंग रुकेगी, लेकिन इसमें इस खित्ते के अंदर अभी अमन नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि चीजें अभी सेटल नहीं हुई, बल्कि चीजें ज्यादा कंफ्यूजन की तरफ चली गई हैं। ईरान ने कॉन्फिडेंस गेन किया है, उसने मसल फ्लैक्स किए हैं, चाइना ने देख ली हैं कई चीजें, और उसके बाद ये जो ईरान जो है वैक्यूम फिल करने की कोशिश करेगा, और दूसरी तरफ से जायनिस्ट उसको पुश बैक करने की कोशिश करेंगे। तो सिचुएशन अभी तो सीज फायर होगा, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जारी रहेगा। नहीं, पर वो ये कह रहे हैं कि अब चूंकि अमेरिका में आगे मिड टर्म इंतखाबात हैं, तो नवंबर तक तो दोबारा जंग नहीं हो सकती, क्योंकि मिड टर्म है। और नवंबर के बाद आपको पता है अगला जो 2027 होगा, वो तो प्रेसिडेंशियल की नॉमिनेशन शुरू हो जाएगी, रेस शुरू हो जाएगी 2028 के लिए। तो क्या प्रेसिडेंट ट्रम्प जाने से पहले दोबारा जंग शुरू करेंगे, या वो जेडी वैंस उनको रोक लेंगे कि अब आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तक जंग ना करें, मेरा इलेक्शन खराब हो जाएगा? इसमें एक नई फिलासफी, एक नई थ्योरी सामने आ रही है मुजम्मल भाई, मैं शेयर करना चाहूंगा। वो थ्योरी ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, बल्कि हर सदर जो होता है हर साल अपनी एक फॉरेन पॉलिसी की गाइडलाइन देता है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी अपनी एक फॉरेन पॉलिसी की गाइडलाइन दी थी। और मुसलसल उनकी तकारीर से नजर आता है कि वो नेटो के खिलाफ हैं, यूनाइटेड नेशंस के खिलाफ हैं, यूएस एड को उन्होंने बंद कर दिया है,
डिसअपॉइंटेड हैं पुराने सिस्टम से। फिर बार बार वो कोशिश करते हैं ग्रीनलैंड, कनाडा, और अगले दिन उनकी इसी फॉरेन पॉलिसी गाइडलाइन के का को सपोर्ट किया है हमारे पीट्स हेगसेथ ने, सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने। उन्होंने तो बल्कि नक्शा सामने रख दिया दुनिया के, और उन्होंने उस नक्शे को कहा है कि दिस इज ग्रेटर अमेरिका, फ्रॉम ग्रीनलैंड टू गयाना एंड कनाडा। और उसका दर हकीकत दूसरा नाम यही है डॉनरो डॉक्ट्रिन, जो मानरो डॉक्ट्रिन है, कि हम अपने अपने बैकयार्ड पे तवज्जो देना चाहेंगे, और अपने आसपास स्ट्रेटेजिक जो ग्रीनलैंड है, कनाडा, उनको सिक्योर करेंगे। और उसके बाद दूसरा साथ में ये ऐड करना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपका सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, वो इस चीज का अंदिया देता है, और अल्टीमेटली वो अमेरिका की मर्जी से हुआ होगा। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो एक नया अलायंस बन रहा है वहां पे, इजिप्ट, टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का, अल्टीमेटली उसको भी अमेरिका की ब्लेसिंग हासिल होगी। तो दर हकीकत इस वक्त अगर ये सारी चीजें फ्रंट पे आती हैं, तो जायनस इस वक्त नर्वस है। जायनस इस वक्त नर्वस है और इस चीज को एज ए थ्रेट ले रहे हैं। वो इस वैक्यूम को फिल करना चाहते हैं कि अगर अमेरिका निकले तो हम उस खिते के चौधरी हों। और उनके लिए सबसे बड़ी थ्रेट वहां पे ईरान बन के आ चुका है। अब ईरान और जायनस माइंडसेट एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने खड़े हो चुके हैं। अब उस उनको सपोर्ट कौन कौन करता है, कितना अरसा करता है, चाइना का भी, और चाइना का सर्वाइवल इसमें है, क्योंकि सबसे ज्यादा तेल वो वेनेजुएला से लेते थे, और सबसे ज्यादा तेल वो ईरान से लेते थे। उन्होंने अपने कंट्रीज को शट डाउन तो नहीं करना, वो भी इसके पीछे आ चुके हैं। रशिया भी इंटरेस्टेड है इस वैक्यूम को फिल करने में। तो वहां पे कश्मकश चलेगी। अब देखिए उसमें कामयाब कौन होता है। लेकिन ईरान इसमें सबसे बड़ी जो उन्होंने चीज गेन की है, वो कॉन्फिडेंस गेन किया है। और उन्हें 38 दिन जो उन्होंने पास दौरान इनकलाब, मैं समझता हूं कि दे हैव गेन अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड पावर। और आपको ये लगता है कि अब जंगें जो हैं वो अमेरिका के बैकयार्ड पे आ जाएंगी, क्यूबा में आ जाएंगी, आइस ग्रीनलैंड पे आ जाएंगी, कनाडा में आ जाएंगी? आपको कनाडा से भी जंग नजर आती है, ग्रीनलैंड पे भी जंग नजर आती है, क्यूबा में भी जंग नजर आती है? देखिए सबसे पहले तो जो पहला काम ये होगा कि गल्फ एरियाज और मिडिल ईस्ट के अंदर अब लोग असले के ऊपर तवज्जो देंगे, इस खौफ से जो इन्होंने देखा है कि कमजोर कंट्रीज के हालात क्या होते हैं। आप पहले तो ये देखेंगे कि ये सारे अपने डिफेंस की तरफ भागेंगे। दूसरा जो जिस तरह आप खुद फरमा रहे हैं, ये जो कंट्रीज हैं पीछे, इसमें मैं देख रहा था 22 में से 18-19 कंट्रीज ऐसे थे बैक यार्ड में साउथ अमेरिका में जहां सोशलिस्ट गवर्नमेंट्स थी। यहां पेरो में आ चुका था, चाइना ने डीप सी पोर्ट बना ली थी, और पेंटागन के जर्नल चीखते रहे, लेकिन जो बाइडेन और ओबामा ने उस पर तवज्जो नहीं दी। और इसी तरीके से आपने देखा होगा कि रशिया डायरेक्टली इन कंट्रीज के साथ एंगेज्ड है, चाइना डायरेक्टली इनके साथ एंगेज्ड है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप साहब समझते हैं कि एक परमानेंट थ्रेट है। अपने बैकयार्ड की सफाई की जाए पहले, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, फ्यूचर के अंदर जंगों का नक्शा मजीद तब्दील होगा। इस वक्त जो यहाँ पे जो हमारे जो टेस्ला वाले हैं, वो उन्होंने एक बहुत बड़ा सिस्टम बना दिया है स्पेस के अंदर, कि मजीद जंगें सिर्फ स्पेस से होंगी, ना जेट्स होंगे उसमें, ना नेवी होगी। तो मेरे ख्याल में, और अगले 6 से 10 साल तक जंगों की बिल्कुल टेक्निक जो है वो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट होगी। और दूसरा आपने एक और देखा होगा मुजम्मल भाई, अब जंगों के नक्शे किस तरह तब्दील हो रहे हैं। किसी कंट्री का सिर्फ उसकी ग्रिड स्टेशन को, उसकी पावर ऑफ कर दी जाए, तो वो कंट्री खत्म हो जाता है। और मैं बल्कि एक आपके देखने वालों से एक बात शेयर करूंगा। आप देखें कि इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस जगह जा रही है। अमेरिका ने जो अगले दिन अपना पायलट इराक से उठाया है, एक नई चीज उन्होंने वहां पर ट्राई की है। मरमर उसको कहते हैं, कि उस पायलट की हार्ट रेट से उसको ट्रेस किया गया है। अंदाजा जी। लगा कि इस तरह की चीजें फ्यूचर में आ रही हैं। नए सिस्टम्स, नई प्रोडक्ट जो है उनको टेस्ट किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में जंगों की नौयत बिल्कुल तब्दील हो जाएगी। लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल में जो अगर स्पीड देखी जाए, तो कंट्री ड्यू टू दिस वार इकॉनमी 6 महीने पीछे है, उसको कैचअप की जरूरत है। हरमूस में से जो आबनाए हरमूस में से 135 जहाज रोज गुजरते थे, अब 150 गुजरेंगे। तो काफी महीने लगेंगे टू कैच अप, टू कम टू द नॉर्मल सिचुएशन। और ये कनाडा और अमेरिका के ताल्लुकात क्यों खराब हैं? क्या जंग नजर आती है या क्या नजर आता है?
देखिए, आप देखेंगे कि इस जंग के फौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब सबसे पहले तो क्यूबा और कोलंबिया के पास जाएंगे, और फिर उसके बाद क्यूबा को कनाडा के ऊपर। कनाडा कनाडा सर्वाइव सर्वाइव विदाउट द सब्सिडीज ऑफ अमेरिका। दर हकीकत जंगों की जरूरत नहीं है। अगर अमेरिका अपनी सब्सिडी बंद करे तो कनाडा ने घुटनों के बल आ जाना है। ना उनके पास डिफेंस है, ना उनके पास इकानमी है, ना कुछ है। वो दर हकीकत डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको 51 स्टेट ऐसे नहीं कहा था। इट इज फैक्ट बेस्ड। दे कैनॉट सर्वाइव विदाउट द सब्सिडीज ऑफ द यूएस। तो अल्टीमेटली इन जो अगले 3 प्रोजेक्ट होंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब के, क्यूबा, कोलंबिया और कनाडा, तो मेरे ख्याल में इतने डिफिकल्ट नहीं होंगे। इकोनॉमिक टाइटनेस से वो इनको चीजों को अपने ऑब्जेक्टिव गेन कर लेंगे। दे वोंट बी एनी वार विद देम। और नेटो तोड़ देंगे? अभी नेटो के इजलास हुआ, काफी गुस्सा किया उन्होंने वॉशिंगटन में, व्हाइट हाउस में नेटो वालों पे। एंड पे नोइंग डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे? वो नेटो से खामोशी से अपना टेन्योर गुजार देंगे गुस्से में, या ही विल डू समथिंग? मेरे ख्याल में जहां मैं इसको देख रहा हूं, इनमें रिफॉर्म्स की जाएंगी। वो कई दफा ब्रैग कर चुके हैं अपनी तकारीर के अंदर कि अब काफी यूरोपियन कंट्रीज अपना उसमें फेयर शेयर ऐड करते हैं। मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको थोड़ा बहुत टाइट मजीद करेंगे, लेकिन उसको एलिमिनेट नहीं करेंगे। हालांकि वो अपनी अफादियत खो चुका है, यूनाइटेड नेशंस भी अपनी अफादियत खो चुका है, लेकिन उनके पैरेलल उन्होंने सिस्टम क्रिएट करने की कोशिशें की है। जिस तरह बोर्ड ऑफ पीस है, इसी तरह के और चीजें क्रिएट करने की कोशिश की है। ना सिर्फ यूएस ने बल्कि चाइना भी इस तरह के प्रोडक्ट सामने लेके आ रहा है। लेकिन जब तक एक पैरेलल सिस्टम सामने क्रिएट नहीं होता, अल्टीमेटली दीज ऑर्गेनाइजेशंस विल कीप देयर डोर्स ओपन। और ईरान की कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है इस वक्त व्हाइट हाउस में और कैपिटल हिल में, कि ईरान के बारे में अमेरिका के जो अरबाब इक़्तिदार हैं वो क्या सोचते हैं? इससे बात करनी चाहिए, इनको दफा कर दें, इन पे सैंक्शंस खत्म करें, ना करें? ओपिनियन क्या है इस वक्त ईरान के बारे में? ईरान के बारे में बड़ी सॉफ्ट ओपिनियन है। मैं उसके उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब के एक ट्वीट की मिसाल देना चाहूंगा कि उन्होंने कल एक ट्वीट की थी कि हम जाके ईरान को रीबिल्ड करने के लिए तैयार हैं, हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं, हम उनके जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनको छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो दर हकीकत जो इस वक्त पिक्चर ड्रा की जा रही है कि हमने रजीम चेंज कर दी है। नए लोग जो हैं, दे आर मॉडर्न लिबरल, दे आर वर्केबल पीपल। ये एक इमेज क्रिएट किया जा रहा है ईरानी लोगों के बारे में, और उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब इंटरेस्टेड होंगे कि हम इनके एसेट्स अनफ्रीज करें और ठेके भी फिर दोबारा हम खुद लें और हम ईरान से भी पैसे बनाएं। तो क्या लगता है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान ट्रेड डील हो जाएगी? मैं बिल्कुल सोच रहा हूं, बल्कि देख रहा हूं इसको होते हुए। सैंक्शंस भी खत्म की जाएंगी, उनकी मदद भी की जाएगी टू रीबिल्ड ईरान। लेकिन अगर वो अपने जोहरी एटॉमिक जो वेपन्स हैं उससे विड्रॉ करते हैं, कुछ 2-4 हर्डल्स मौजूद हैं। लेकिन आई एम वेरी होपफुल, ज्यादातर चीजों पे एग्रीमेंट हो चुका है। लेकिन माइनर चीजें उस पर डिस्कस करके मेरे ख्याल में आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। यहाँ पे बल्कि लोग इस वक्त वाशिंगटन डीसी में डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू रीबिल्ड ईरान, और उसमें कितना अरसा लगेगा रीबिल्ड करने में, विच इज वेरी पॉजिटिव, विच इज वेरी पॉजिटिव। और ये जो ख्वाजा आसिफ साहब के एक बयान को नेतन्याहू ने उसका जवाब दिया है, आप इसराइल पाकिस्तान टेंशन्स कैसी देखती हैं? देखिए, इसराइल इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को सिर्फ 4 खतरात मौजूद हैं, 4। एक आपका नेबर भारत है, दूसरा इसराइल है, तीसरे तालिबान है, चौथे ये हमारा बच्चे हैं। सिर्फ ये 4 थ्रेट्स हैं आपको। और इसको इट्स नॉट अ बिग डील। भारत को पता चल चुका है कि वो कन्वेंशनल वार नहीं लड़ सकता, और इसी वजह से वो जाके तालिबान को पैसे देता है। तालिबान को आपने अभी रिसेंटली दवाई दी है, वो नहीं बोलेंगे। इसराइल ट्राई करेगा इन दोनों को दोबारा, इनको उकसाए कि पाकिस्तान के लिए कोई मिसाइल पैदा करें। लेकिन मेरे ख्याल में फील्ड मार्शल इज वेरी क्लियर हेडेड पर्सन। उनकी टीम शहबाज शरीफ साहब के साथ आइडियल टीम, आइडियल वर्किंग सिचुएशन। आज जो तस्वीर उन्होंने बना के भेजी है, लगी है आज जो तस्वीर पाकिस्तान में हमारे फील्ड मार्शल साहब की और शहबाज शरीफ साहब की, उसने अगर कोई गुंजाइश थी भी तो उसने क्लीन कर दी है। मेरे ख्याल में ये सेटअप जो है इज टेकिंग पाकिस्तान टू द राइट डायरेक्शन। और जब तक ये दो लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इनमें से कोई भी कामयाब नहीं होगा। और आखिर में आपको लगता है कि ईरान और अमेरिका के डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहाल हो जाएंगे इस पीस ट्रूस के बाद, या दोनों के सफारती ताल्लुकात अभी बहाल नहीं होंगे?
मैं इसमें देख रहा हूँ कि इसमें विद इन अ ईयर मेरे ख्याल में दोनों जगहों पे एम्बेसियां खुलेंगी। जिस तरह मैंने आपको कह रहा कि जब मैं इस चीज को देख रहा हूँ कि अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर जाके वहां पे काम करें अगर, तो आप फिर उसमें अल्टीमेटली डिप्लोमेटिक रिलेशन कम्स विद इन द रेंज एट द सेम टाइम। मैं देख रहा हूँ, दिस इज व्हाट मैं वॉशिंगटन डीसी से देख रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ईरान की तारीफ करते हैं, ईरान के लोगों की, और उन्होंने ऑलमोस्ट ये एक इमेज दे दिया है कि जो नई रजीम है इट इज अ वर्केबल रजीम एंड वी आर विलिंग टू वर्क दैट। ये यूएई, कुवैत, बहरीन, इनको कैसे ठीक करेंगे? देखिए ये अल्टीमेटली इस वक्त जिनके कुछ लोगों ने नाम आज जिन कंट्रीज के लिए इनकी ख्वाहिश के मुताबिक ईरान ये जंग बंद नहीं चाहते थे, कहते थे ईरान को बिल्कुल कंप्लीटली न्यूट्रलाइज किया जाए और उसके बाद लेबनान से हिजबुल्लाह को खत्म किया जाए, हमास को बिल्कुल आर्म डी आर्म कर दिया जाए। तो अल्टीमेटली उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई, लेकिन दे डोंट हैव एनी चॉइस एक्सेप्ट वर्किंग। जब इसराइल काम करने के लिए तैयार हो जाएगा ईरान के साथ, तो फिर ये तो दे डोंट हैव एनी चॉइस, दे हैव टू वर्क विद ईरान एंड द यूएस। और तीसरी ये बात है कि बड़ी कोशिश की गई है ईरान को न्यूट्रलाइज करने के, इट वाज नॉट पॉसिबल, अदरवाइज वो करके जाते वहां से। जो सर्कमस्टांसेस में डेली बेसिस पे इसको देख रहा था, चाइना रशिया दे वर विद देम, और इट वाज नॉट दैट इजी। पूरा जोर लगाया गया है, पूरा जोर, 3.5 लाख प्रॉपर्टियां जो है वो डिसमेंटल की गई हैं। आप ये कोई इतना आसान नहीं था, लेकिन पूरा जोर, इट वाज नॉट पॉसिबल, इट वाज नॉट पॉसिबल। तो यूस आपको लगता है कि ये इसी सिटिंग में इस्लामाबाद अकॉर्ड हो जाएगा, या मुज़ाकरात के 2-3 दौर होंगे और फिर उसके बाद होगा? मेरे ख्याल में ये इस्लामाबाद अकॉर्ड जो है इसमें काफी चीजें हल हो चुकी हैं। जो माइनर इसमें जो इसमें ट्यून की जा रहा है, मेरे ख्याल में इसमें एटलीस्ट पीस का इस्लामाबाद अकॉर्ड सेटल किया जाएगा। लेकिन आगे फ्यूचर में आने वाले, जिस तरह मैंने आपको कहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होगा, ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, जायनस और ईरान के दरमियान ये रहेगा। लेकिन अमेरिका अपनी उतनी सपोर्ट नहीं करेगा जितना वो माजी में करता रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन इस वक्त लोग पूछ रहे हैं मुसलसल कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इसराइल में कितना आगे जा सकते हैं। अमेरिका इसकी अपनी, मैं समझता हूँ, मैक्सिमम पोटेंशियल को टच कर चुका है। नॉट आफ्टर दिस अमेरिका मेगा मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन की तरफ तवज्जो देंगे। अमेरिकन लोग अब ये चाहते हैं कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, हम अपनी सड़कें बनाएं, अपने एयरपोर्ट बनाएं, बजाय कि हम दूसरी दुनिया के ऊपर पैसे लगाते रहें। मैगा की कामयाबी, इसकी फिलॉसफी, डोनाल्ड ट्रंप साहब की कामयाबी प्रेसिडेंट सदर की इसी में थी कि उन्होंने बार बार लोगों को बताया कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट। तो अब इसी पे तवज्जो दी जाएगी, अमेरिका फर्स्ट नॉट इजराइल फर्स्ट। थैंक यू वेरी मच साजिद तारिक साहब, हमारे साथ बात करने का। इट्स प्लेयर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच।